गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात कर रहे हैं विभिन्न धातुओं के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति व के मैक्सिमम के मध्य वक्र। ठीक है, अपन ने कल भी अधिकतम गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के मध्य संबंध देखा था। अपन को वो जो संबंध था वो एक सरल रेखीय प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, वो ही अपने पास वक्र है, लेकिन अब जो अपने पास वक्र है वो अलग अलग धातुओं के लिए है। ठीक है, अपन बात करते हैं कि अलग अलग धातुओं के लिए अपन जब अधिकतम गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के मध्य संबंध स्थापित करेंगे तो अपन को ये भी पता है कि भाई अगर धातुएं अलग अलग होंगी तो उनकी जो दहली आवृत्ति है वो अलग अलग होगी। दहली आवृत्ति जब अलग अलग है तो उनके लिए कार्यफलन का मान भी अलग अलग होगा। वैसे अधिकतम गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के मध्य संबंध तो सरल रेखीय होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ बात करते हैं। अपन ने तीन धातुएं ले रखी है, एक तो ए, वी और सी। इन तीनों धातुओं के लिए अपन अधिकतम गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के मध्य ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ये है कि ये जो अपने पास धातु ए है उस धातु के लिए जो अधिकतम दहली जो आवृत्ति है वो दहली आवृत्ति होगी म्यू 0 ए। ठीक है, ऐसे अपन जब बी के लिए बात करेंगे तो बी के लिए अपन ने दहली आवृत्ति म्यू 0 बी। ठीक है, इस दहली आवृत्ति का मान ए वाली धातु से अधिक होता है। ठीक है, ऐसे अपन जब सी धातु के लिए बात करेंगे तो सी धातु के लिए अपने पास दहली आवृत्ति है म्यू 0 सी। यहां अगर अपन देखें तो धातु ए के लिए जो अपने पास कार्यफलन है, इस कार्यफलन को अपन ने फाई 0 ऐसे डिनोट कर रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी दहली आवृत्ति कम है तो यहाँ इसका कार्यफलन भी कम होगा। ऐसे अपन जब धातु बी की बात करेंगे तो धातु बी की जब दहली आवृत्ति ए वाले से अधिक है तो यहाँ इसका जो कार्यफलन है वो ए वाली धातु से अधिक होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार अपन जब सी की बात करेंगे तो सी की दहली आवृत्ति इन सबसे अधिक है तो इसका जो कार्यफलन होगा वो भी सर्वाधिक होगा, जिसको अपन फाई 0 सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इनमें जो संबंध है वही संबंध है जो अपन ने कल देखा था। कल अपन ने अधिकतम गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के मध्य संबंध देखा था, जो एक सरल रेखीय प्राप्त हुआ था, जिसकी अपन ने समीकरण भी देखी थी। जो समीकरण अपन को मिली थी के मैक्सिमम इक्वल टू अपन को मिला था एम म्यू माइनस म्यू 0, जहां पे अपन ने ये अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये अपने पास आपतित प्रकाश की आवृत्ति और म्यू 0 अपने पास दहली आवृत्ति थी। ठीक है, अब अपन जब इनकी बात करते हैं तो अपन पास एक कंडीशन ये आती है, एक निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी किसी धात्विक सतह पर कोई भी परावैंगनी या एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो जैसे ही प्रकाश आपतित होता है वैसे के वैसे ही तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, इसका मीन्स ये हुआ कि आपतित प्रकाश और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के मध्य किसी प्रकार की कोई समय पश्चात्ता नहीं होती। जैसे ही प्रकाश आपतित होता है उस जैसे ही प्रकाश उससे टकराया और ऐसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। मीन्स आपतित प्रकाश और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के मध्य किसी प्रकार की कोई समय पश्चात्ता नहीं होती। ठीक है, इसी वे में अपन आगे देखें तो होलबॉक्स और लेनॉर्ड के प्रयोगों के निष्कर्ष क्या है, क्योंकि जो प्रयोग अपन ने किए हैं इन प्रयोगों के क्या निष्कर्ष अपने पास सामने आते हैं। तो अगर अपन देखें तो पहला निष्कर्ष अपन से कहता है कि दहली आवृत्ति की आवश्यकता होती है। अगर अपन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना करनी है, किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना है तो उसके लिए अपन को एक विशेष मान की आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसको अपन दहली आवृत्ति बोलते हैं। कहने का मीन्स ये है कि अगर दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर अपन आपतित करेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, चाहे आप किसी भी तीव्रता का प्रकाश आपतित करो। तीव्रता कितनी भी हो, लेकिन अगर दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश होगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। बात करें फाइनली तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दहली आवृत्ति का होना आवश्यक है, तीव्रता का नहीं। तीव्रता चाहे कितनी भी हो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन मीन्स उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन,
उस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, जो के मैक्सिमम होता है, वो के मैक्सिमम डिपेंड किस पे करता है, वो के मैक्सिमम डिपेंड करता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। ठीक है, तो अपन ने पहले भी बात की थी कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेगी। किस प्रकार से करती है वो अपन देख चुके हैं, लेकिन ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। आप तीव्रता बढ़ाओगे तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, थर्ड बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर जो निर्भर करती है वो किस पे करती है, प्रकाश की तीव्रता पर। क्योंकि प्रकाश की तीव्रता का मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो जितने फोटॉन्स आपतित होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी अधिक होगा और उत्सर्जन की दर भी अधिक होगी। ठीक है, फोर्थ निष्कर्ष की बात करें तो वो होती है समय पश्चिता नहीं होती। इसका मीन्स ये है कि जब भी किसी धात्विक सतह पर अपन कोई भी प्रकाश आपतित करते हैं, अगर वो आपतित प्रकाश डेली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का होता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में किसी प्रकार की कोई समय पश्चिता नहीं होती। मीन्स अगर डेली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आएगा तो प्रकाश जैसे ही सतह से टकराता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। मीन्स आपतित प्रकाश और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के मध्य किसी प्रकार की कोई समय पश्चिता नहीं होती। ठीक है, तो ये अपने पास जो निष्कर्ष हैं वो होलबॉक्स लेनोल्ड के प्रयोग के निष्कर्ष हैं। इन प्रयोगों के निष्कर्ष को अपन तरंग सिद्धांत के आधार पर भी देखेंगे कि तरंग सिद्धांत के आधार पर इनको अपन समझा सकते हैं या नहीं समझा सकते, या और नहीं समझा सकते तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपन तरंग सिद्धांत से नहीं समझा सकते। अपन ये देखेंगे तरंग सिद्धांत से या तरंग सिद्धांत इनको समझाने में किस प्रकार असमर्थ रहता है। ठीक है, तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में असमर्थ रहता है। अब अपन को यही देखना है कि जो तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में असमर्थ क्यों रहता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी तरंग सिद्धांत की। अब तरंग सिद्धांत अपन से क्या कहता है, तरंग सिद्धांत ये कहता है कि जब भी कोई प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है तो वो सतह उस प्रकाश को अवशोषित करती है, उसकी ऊर्जा को अवशोषित करेगी। ठीक है, और अवशोषित करने के बाद में जब इलेक्ट्रॉन के पास या उस सतह पर इतनी ऊर्जा आ जाती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके तो उसके पश्चात वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित आसानी से हो जाता है, चाहे किसी भी आवृत्ति का प्रकाश अपन उसके ऊपर आपतित करें। तो इसमें जो फर्स्ट वाला पॉइंट है अपने पास यही है कि जो तरंग सिद्धांत अपन से कहता है कि किसी भी आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, अब ये कहता है कि किसी भी आवृत्ति पर अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है तो अपन इसको तरंग सिद्धांत से ही कहें तो तरंग सिद्धांत कहना यही चाहता है कि जैसे ही कोई भी प्रकाश चाहे किसी भी आवृत्ति का हो जब सतह पर आपतित होता है तो वो क्या करता है, उसकी ऊर्जा को एकत्रित करता है, और जब ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए या उसको उत्सर्जित करवाने लायक हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अपन ने प्रयोगों से ये प्राप्त किया कि जब तक अपन दहली आवृत्ति के बराबर ऊर्जा इसके ऊपर आपतित नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। तो इस तरह से ये जो पहला जो अपने पास निष्कर्ष है, ये जो इसका पहला स्टेटमेंट है वो असमर्थ होता है इस चीज़ को समझाने के लिए कि वो किसी भी आवृत्ति पर उत्सर्जित हो जाता है। क्योंकि अपन ने जब प्रयोगों में देखा तो अपन ने ये पाया कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। सेकेंड वाली कंडीशन की अपन बात करें कि फोटो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। लेकिन अपन जब प्रयोगों पर देखते हैं, प्रयोगों से देखते हैं तो अपन प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, लेकिन प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से उसकी गतिज ऊर्जा पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो अपन पहले ही बात कर चुके हैं। अपन को जो गतिज ऊर्जा प्रयोगों से प्राप्त हुई है वो किस पर डिपेंड करती थी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। तो यहाँ भी इस बात को तरंग सिद्धांत नहीं समझा पाता कि ये आवृत्ति पर कैसे निर्भर करता है। ठीक है, थर्ड वाली कंडीशन आती है समय पश्चिता। तरंग सिद्धांत अपन से ये कहता है कि जब भी कोई प्रकाश उस सतह पर आपतित होगा तो आपतित होने पर क्या होगा, उस सतह द्वारा अवशोषित होगा, और अवशोषित होने के बाद में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है।
तो तरंग सिद्धांत अपन से कहना चाहता है कि आपतित प्रकाश में और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में एक समय का अंतराल होता है, लेकिन अपन जब प्रयोगों से उसको देखते हैं ना तो अपन को ये प्राप्त होता है कि आपतित प्रकाश और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में किसी प्रकार की कोई समय पश्चिता नहीं होती। तो ये जो अपने पास जो तरंग सिद्धांत है, ये तरंग सिद्धांत इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में असमर्थ रहता है। ठीक है, ये नहीं समझा पाता कि ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है वो एक विशेष आवृत्ति पर होता है, इसके अनुसार तो वो तीव्रता पर डिपेंड करता है। तरंग सिद्धांत के अनुसार अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, वो भी तीव्रता पर निर्भर करती है, और तरंग सिद्धांत के अनुसार समय पश्चिता भी होती है, लेकिन अपन को जो प्रयोगों से प्राप्त होता है उसे समय पश्चिता भी नहीं होती। उसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर ना करके वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, और किसी भी आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति आवश्यक होती है, जिसको अपन बोलते हैं देहली आवृत्ति। ठीक है, अब ये तो अपने पास हो गया कि तरंग सिद्धांत किस प्रकार से असमर्थ रहता है। ठीक है, इसकी और जानकारी के लिए अपने पास अगला टॉपिक आता है फोटोन की अवधारणा। बात करें अपन फोटोन की अवधारणा। फोटोन की अवधारणा क्या है? देखो, फोटोन की अवधारणा को समझने के लिए अपन को मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत समझना। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत अपन से कहता है कि अगर अपने पास कोई भी वस्तु है जो ऊर्जा को अवशोषित करती है, या कोई भी पिंड है, वस्तु है जो ऊर्जा को उत्सर्जित करती है, तो किसी भी ऊर्जा की अवशोषित विकिरणें या उत्सर्जित जो विकिरणें होती है वो सतत ना होकर असतत रूप में होती है, मीन्स छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है। कुल मिला के अपन बात करें तो ऊर्जा क्या होती है, जब भी उत्सर्जित होती है या फिर अवशोषित होती है तो वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है, जिसी को अपन क्या बोलते हैं? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। उन छोटे छोटे पैकेट्स को ही अपन क्या बोलते हैं? क्वांटा। या फिर क्या बोलते हैं अपन? फोटोन। इसी को अपन बोलते हैं फोटोन की अवधारणा। जब भी किसी वस्तु द्वारा ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है, उसकी विकिरणें अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है, तो उस समय वो सतत ना होकर असतत रूप में होती है, और असतत छोटे छोटे विभक्त बंडलों के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, और उन पैकेट्स को अपन क्या बोलते हैं? क्वांटा, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, इस फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो फोटोन की ऊर्जा उसके संगत आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है, मतलब अपन से क्वांटम सिद्धांत ही कहता है कि जो फोटोन है, इस फोटोन की ऊर्जा ई समानुपाती होती है उसकी आवृत्ति के, उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, मीन ई समानुपाती म्यू। इसमें क्या होता है कि जैसे ही समानुपाती का चिन्ह अपन यहाँ से हटा के बराबर का साइन लेके आते हैं तो अपने पास यहाँ पे कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं अपन प्लांक स्थिरांक, जिसको h से डिनोट करते हैं। तो E इक्वल टू अपने पास है h म्यू। यहाँ पे जो h है, इस h को अपन प्लांक स्थिरांक बोलते हैं, प्लांक स्थिरांक। इसका जो मान होता है h इक्वल टू 6.62 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। इसका अगर अपन मात्रक निकाले तो अपन मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं, h इक्वल टू ई अपॉन म्यू। ठीक है, ई ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल, और जैसे ही अपॉन में क्या आएगा? म्यू, मीन h इक्वल टू ई अपॉन म्यू होगा। तो यहाँ इसका मात्रक जूल और इसका होता है पर सेकंड। पर सेकंड में सेकंड ऊपर जाएगा तो इसका जो अपने पास प्लांक स्थिरांक का जो मात्रक होगा वो होगा जूल सेकंड। तो यहाँ पे अपन से फोटोन की अवधारणा यही कहती है कि ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा का उत्सर्जन छोटे छोटे बंडलों के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिनको अपन बोलते हैं क्वांटा। ठीक है,
और ये जो क्वांटा है, इन क्वांटा को अपन बोलते हैं फोटोन। ठीक है, यहाँ से अपने पास एक चीज समझ में आती है कि जो उत्सर्जित और अवशोषित ऊष्मा है वो उसकी संगत आवृत्ति के समानुपाती होती है। आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे अपन इक्वल का साइन लेके एक स्थिरांक लेके आते हैं, तो स्थिरांक अपने पास आता है h। इस h को अपन बोलते हैं प्लांक स्थिरांक, जिसकी वैल्यू अपने पास 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड है। इसको अपन चाहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 जूल इक्वल टू जो भी अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसमें अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, भले अगर आपको नहीं पता तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। इजीली अपन जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन प्रकाश की तीव्रता की बात करें तो प्रकाश की तीव्रता नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ ऊर्जा डिपेंड करती है आवृत्ति पर, तीव्रता डिपेंड करती है फोटोनों की संख्या पर। ठीक है, तो यहाँ अपन ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है। अगर तीव्रता की बात होती है तो तीव्रता फोटोनों की संख्या के समानुपाती है।